पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने है। इसमें बोला गया भी लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम है वो किससे स्रावित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किससे है? और पेप्सिन एंजाइम है ये किससे स्रावित होता है? एमाइलेज है ये किससे स्रावित होता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइपेज। लाइपेज है ये अमाशय, लाइपेज है ये अमाशय ग्रंथि से या फिर अमाशय ग्रंथि से स्रावित होता है भी, ठीक है। अमाशय है इसको स्रावित करता है और ये लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है भी, ठीक है। वसा का पाचन करता है ये, ठीक है। उसके बाद में ट्रिप्सिन एंजाइम है ये अग्नाशय, ये अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय रस से या फिर अग्नाशय ग्रंथि से है वो ट्रिप्सिन एंजाइम है स्रावित होता है। और ये क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम है ये अमाशय से स्रावित होता है भी, ये अमाशय से स्रावित होता है। और अमाशय की जो यहां पे बीटा कोशिकाएं हैं या फिर ये बोल सकते हैं भी अमाशय के अंदर है जाइमोजन सेल या फिर भित्ति कोशिकाएं हैं वो पेप्सिन एंजाइम को स्रावित करती है। और ये भी क्या करता है? तो ये भी प्रोटीन का पाचन करता है भी, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एमाइलेज। एमाइलेज है या फिर इसे लाइसोजाइम एंजाइम भी बोलते हैं भी, या फिर टाइलिन एंजाइम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो एमाइलेज या टाइलिन या फिर टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम है एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम है। ये क्या करता है? ये कौन? तो ये लार ग्रंथि, ये लार ग्रंथि है वो स्रावित करती है। और ये क्या कार्य करता है? तो ये कार्य करेगा भी जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये माल्टोज के अंदर है वो बदलता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पे एमाइलेज है या फिर टाइलिन एंजाइम एक ही बात है। और एक लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है भी, लाइसोजाइम एंजाइम भी है वो लार के अंदर ही पाया जाता है भी। और इसका लार का जो पीएच मान होता है वो लगभग 6.8 होता है भी, 6.8 है वो लार का पीएच मान होता है भी, ये भी ध्यान में रखना आप। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया भी लेंस सूत्र क्या है, लेंस का फॉर्मूला क्या है। यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं भी लेंस फॉर्मूले के अंदर है एक लेंस फॉर्मूला होता है, एक दर्पण फॉर्मूला होता है। फर्क बस इतना ही है भी बीच के अंदर एक में प्लस का निशान आता है, एक में माइनस का निशान आता है। तो यहां पे सबसे पहले अपन दर्पण फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f, 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? 1/v प्लस में 1/u। अब ये तो आपको पता है भी f होता है फोकस दूरी होता है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है और u होता है वो बिंब या फिर वस्तु की दूरी होता है भी। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पे लेंस सूत्र की। तो लेंस सूत्र है वो आपके पास में क्या बन जाएगा? तो 1/f बराबर में 1/v और माइनस में 1/u आ जाएगा भाई, माइनस में 1/u आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? तो ये आपके पास में लेंस फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ये आपका क्या बन जाएगा? लेंस फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पे ये बन जाएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो ये फॉर्मूला एकदम सही है भी यहाँ पे। और ये रेलवे ने डिलीट किया भी इस क्वेश्चन को, लेकिन फॉर्मूला ये बनेगा भी आपका, ठीक है। लेंस सूत्र का फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस में 1/u होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? वेग और समय का गुणनफल है वो क्या कहलाता है? यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन, संवेग है वो आपका p से डिनोट करते हैं संवेग को। संवेग होता है वेग, संवेग क्या होता है आपका? संवेग हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, ये क्या होता है आपका? संवेग होता है भी। यानी द्रव्यमान, वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल है वो आपका संवेग होता है भी। तो इसका जो मात्रक होगा, संवेग को p से डिनोट करते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भाई। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन आपका होता है भी एक प्रकार से दूरी होता है भी, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन है वो आपका ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है भी, ठीक है। और इसको मात्रक होता है वो मीटर होता है भी। उसके बाद में दूरी है वो एक प्रकार से समय के हिसाब से चली गई, कुल समय के साथ में चली गई कुल जो दूरी है, कुल जो पथ है, कुल जो रास्ता तय किया है वो एक प्रकार से दूरी हो जाती है। और दूरी का जो मात्रक है वो भी एक प्रकार से क्या है? मीटर होता है। और उसके बाद में चाल क्या होता है? चाल होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या होता है भी? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसमें देखो भी वेग का वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है भी। वेग क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। और समय का गुणनफल पूछा है इसने, तो एक प्रकार से यही हो गया ना भी। चाल का आपको मैंने बोल दिया भी, आपकी जो चाल है वो 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है। या फिर ये बोल दिया भी आपका जो वेग है वो 30 मीटर पर सेकंड है। और आपने 20 सेकंड तक दूरी तय की है, तो आपको समय कितना लग रहा है भी? आपने समय लगाया 20 सेकंड का। तो आप दोनों का गुणनफल करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? तो आपके पास में अगर वेग है तो विस्थापन आ जाएगा, वेग है तो आपके पास में क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा। अगर चाल है यहां पे, अगर आपको यहां पे चाल दे रखी होती तो क्या आ जाता? दूरी आ जाती। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। वेग और समय का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है भाई। यानी इतने वेग से उसने दूरी तय की है, इतने वेग से और इतने समय के अंदर, तो वो टोटल विस्थापन आ जाता है आपके पास में। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है। कौन से प्रकार का जो प्रजनन है वो विशाल विविधता ला सकता है? मुकुलन होता है, अलैंगिक है और आपका पुनर्जनन है। ये तीनों के तीनों किसके पार्ट? अभी तीनों के तीनों है, ये किसके पार्ट है? तो ये आपके अलैंगिक जनन के पार्ट है अभी। ये आपके अलैंगिक जनन के भाग हैं। अब यहां से अपन बात करें भी, मुकुलन है, अलैंगिक है और पुनर्जनन है। मुकुलन किसके अंदर होता है? तो हाइड्रा के अंदर होता है। मुकुलन है वो हाइड्रा के अंदर होता है। और अलैंगिक जनन में आपको पता है, अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है भी? आपको एक प्राणी की, एक जीव की आवश्यकता होती है भी। इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक जीव की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में पुनर्जनन है। पुनर्जनन है ये हाइड्रा में भी होता है भी, पुनर्जनन हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है। प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर है वो पुनर्जनन होता है। और याद रखना, पुनर्जनन है वो जनन के समान नहीं है भी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका ALP 2022, रेलवे ग्रुप डी 2022 और ALP 2024 और टेक्नीशियन 2024 के अंदर, ठीक है। पुनर्जनन है वो जनन के समान नहीं है, जनन के समान नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा जनन के समान नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा पुनर्जनन है वो आपका जनन के समान नहीं है भी, ठीक है। अब इसके अंदर है वो आपका अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है। इसमें आपको क्या है? दो जीव की आवश्यकता होगी, एक तो आपका नर और एक होना चाहिए मादा, यानी दो लिंगों की आवश्यकता होगी। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं भी दो लिंगों की आवश्यकता होगी। और इन दोनों लिंगों से क्या है? दोनों लिंगों से एक नया प्राणी उत्पन्न होगा। और वो क्या है? एक प्रकार से विविधता का मतलब समझते हो क्या भी? लैंगिक जनन के अंदर, लैंगिक जनन के अंदर जो भी संतति उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता या फिर ये बोल सकते हैं जनक से भिन्न होती है भी। जनक से भिन्न होती है तो वो वेरिएशन लेके आएगी भी। तो लैंगिक जनन के अंदर है वो वेरिएशन आते हैं, विविधता आती है भी, ठीक है, नई जाति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आपका अलैंगिक जनन के अंदर है वो विविधता नहीं आती, आप नई जाति का यहां पे उत्पन्न नहीं कर सकते भी इसमें। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये लैंगिक जनन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप है वो वेरिएशन ला सकते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी जब लोहे का कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कर लें तो क्या बनेगा? लोहा सल्फेट यानी फेरिक सल्फेट बन जाएगा और फिर कॉपर। अब दी गई अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है? आपको पता है भी, मैंने जब आपको नोट्स का रिवीजन करवाया था केमिस्ट्री का, उसमें आपको यहां पे सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया था भी। सक्रियता श्रेणी है वो किस आधार पर है? तो वो अवरोही क्रम पे है, ये ध्यान में रखना भी, अवरोही क्रम के ऊपर है। अवरोही क्रम का मतलब समझते हो क्या? बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम। तो याद रखना, के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, आलू जाने
आलू जाने फिर प्रभु है, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, क्यों होगी आगे, आगे क्यों होगी, होगी यानी अचजी, क्यों होगी आगे औरत। यह सक्रियता श्रेणी है भी। इसमें सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व है वो पोटेशियम है, और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है वो कौन सा है, सोना है, एयू ओरम सोना हो गया। अब इसमें देखो भी ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व लोहा है, वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। लोहा यहां पे है, कॉपर आपका ये रहा भी, ठीक है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा भी, और कॉपर को विस्थापित कर देगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। ये क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे तो वहां पे आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, वहां पे आपकी ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में विघटन अभिक्रिया कौन सी है, तो विघटन अभिक्रिया को अपन बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको अपन वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं भी। चीजें समझ में आ गई। यानी विघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया वो आपकी 3 प्रकार की होती है भी। कौन कौन से प्रकार हो गए, तो इसमें पहला आपके पास में हो गया भी, एक तो आप विद्युत के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका विघटन करवा सकते हैं। दूसरा है वो आप उष्मा देकर के, उष्मा के द्वारा उष्मा देकर के उसका विघटन करवा सकते हैं। और तीसरा है वो आप एक प्रकार से सूर्य के ताप में, सूर्य के प्रकाश में है वो आप उसका विघटन करवा सकते हैं। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में युग्म का मतलब होता है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया का मतलब हो गया भी एक प्रकार से जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। जिस प्रकार से हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं आप, तो वो एक प्रकार से युग्मन अभिक्रिया हो जाएगी। दहन अभिक्रिया हो जाएगी जिस प्रकार से आपके पास में कार्बन है, इस कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जला दिया तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा भी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी दहन अभिक्रिया हो जाएगी भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें बोला गया है भी यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य कितना है, 1000 जूल है, तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो भी आपको क्या दे रखा है, बल दे रखा है। आपको बल दे रखा है कितना, 200 न्यूटन है, ठीक है, 200 न्यूटन बल दे रखा है। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है कितना, 1000 जूल। अब आपको पता है भी आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पे कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर वर्क बराबर आपके पास में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल इंटू विस्थापन होता है भी। अब आपको डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है तो डी बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, W बटा एफ हो जाएगा भी। W बटा एफ यानी कार्य बटा बल हो जाएगा। अब कार्य कितना है, 1000 जूल है, तो ये लो 1000 जूल अपॉन में बल कितना लगाया आपने, 200 न्यूटन लगाया। तो 20 से 2 से 5 बार कट कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर आ जाएगा। कितना विस्थापन हो जाएगा, 5 मीटर का विस्थापन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा कर्मी है जो हाथी पांव का कारण होता है भी, यानी कौन सा कर्मी हाथी पांव के कारण होता है भी। निम्न में से कौन सा कर्मी हाथी पांव के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें फाइलेरियम वर्म हो जाएगा भी। फाइलेरियम वर्म यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइलेरियल वर्मस कर्मी के कारण है वो हाथी पांव रोग होता है भी। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म होता है उसमें प्रजनन भाग है एंजियोस्पर्म, और आपने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा होगा भी। देखो 2 प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म है, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, अनावर्त बीजी कहा जाता है, ठीक है। और आपका होता है एक होता है एंजियोस्पर्म, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आवर्त बीजी कहते हैं। अब इसमें देखो भी जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म के अंदर अनावर्त बीजी होता है। अनावर्त बीजी का मतलब हो गया भी इसके बीज के ऊपर
बीज के ऊपर है वो क्या नहीं पाया जाएगा, बीज के ऊपर सीड कोट यानी आवरण नहीं पाया जाएगा भी, आवरण नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण है वो ये फल नहीं बना सकता भी, जिसके कारण ये क्या है, फल नहीं बना सकता। फल नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब अभी ये निषेचन नहीं कर पाएगा भी। तो यहां पे याद रखना जिम्नोस्पर्म होता है ना, उनके बीजों के ऊपर है वो क्या नहीं पाया जाता, आवरण नहीं पाया जाता भी, सीड कोट नहीं पाया जाता, जिसके कारण है वो फल का निर्माण नहीं कर पाता जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत है वो चीड़ का तेल है, वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। उसके बाद में देवदार है, ये भी क्या है, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हो जाएगा भी। तो ये चीड़ वाला तो पूछा गया भी, चीड़ का पेड़ है वो किसका एग्जाम्पल है, तो जिम्नोस्पर्म का है, ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा गया है। उसके बाद में एंजियोस्पर्म की मैं बात करता हूं, तो एंजियोस्पर्म के बीजों में क्या है, सीड कोट पाया जाता है, जिसके कारण है वो क्या है, फल का निर्माण कर पाते भी, ये क्या है, फल का निर्माण है वो कर पाते हैं। अब इसके एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर पुष्प होता है भी, एंजियोस्पर्म में पुष्प या फिर बोल सकते हैं फूल होता है। उसमें क्या होता है भी, नर और मादा पुष्पांग पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या है, निषेचन करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा प्रजनन भाग कौन सा होता है, तो पुष्प होता है भी, प्रजनन भाग कौन सा हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें तो इसके अंदर आपको बोला गया है भी जल का जो वाष्पीकरण है, जल का वाष्पीकरण है, मैं यहां पे हिंदी में लिख देता हूं भी, 1-2 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के अंदर पीडीएफ में आ जाते हैं भी, ठीक है ना, फिर आप कमेंट करने लग जाते हो भी सर जी हिंदी में लेके आओ, हिंदी में लेके आओ। अरे हिंदी में मैं आपको बता देता हूं यार, जल का वाष्पीकरण कहां होता है, जल का वाष्पीकरण कहां होता है, ये अभी जल का वाष्पीकरण कहां होता है। ठीक है, आपको दे रखा है एट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो आपका हिमाग बिंदु है, जमाव बिंदु है, ये होता है आपका हिमाग बिंदु पे होता है, या फिर एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसे अपन बोलते हैं क्वथनांक पर होता है, क्वथनांक पर होता है, या फिर ऑल टेम्परेचर यानी सभी तापों पर होता है, सभी तापमान पर होता है, या फिर एट फ्यूजन टेम्परेचर यानी जिसे अपन बोलते हैं संलयन तापमान पर होता है, संलयन तापमान पर होता है। अब यहां पे बताना है आपको, तो जल का वाष्पीकरण हमेशा याद रखना भी, जल का जो वाष्पीकरण होता है ना वो ओल्ड टेम्परेचर पर सही है भी, ओल्ड टेम्परेचर यानी सभी तापमान के ऊपर है वो जल का वाष्पीकरण होता है भी, सभी तापमान के ऊपर है वो जल का यहां पे वाष्पीकरण होता है। तो आपका यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। जल का वाष्पीकरण कहां होता है, तो सभी टेम्परेचर सभी तापमान पे होता है भी, ये जरूरी नहीं है भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही जल का टेम्परेचर हो, क्या वहां पे थोड़ा सा अगर वायुमंडल के ऊपर निर्भर करता है भी। पहली बात तो ये है भी, अगर वायुमंडल है वो एक प्रकार से परिपूर्ण है तो वहां पे टेम्परेचर अलग होगा, अगर वायुमंडल थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर है वो अलग होगा। तो ये अपन ये बोल सकते हैं भी सभी टेम्परेचर के ऊपर है वो आपका जल का वाष्पीकरण है वो संभव है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सी है, ये तो आपको पता ही है भी, सूर्य है वो कौन सी हानिकारक जो प्रकीर्णन है उनका विकिरण है उनका उत्सर्जन करता है, तो अल्फा किरणों का, तो याद रखना पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी किरणें हैं वो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक विकिरण है, और इनका जो रोकथाम करती है वो कौन करती है भी, ओजोन करती है भी, O3 ओजोन बोलते हैं जिसको, ओजोन, ठीक है। और ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाती है, तो जो एयर कंडीशनर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर CFC डाली जाती है भी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये है वो सबसे ज्यादा इसको नुकसान पहुंचाती है। और सबसे ज्यादा जो दशक था जिसमें ओजोन की हानि हुई और CFC की उत्पादन हुआ वो 1980 था भी, 1980 था। उसके बाद में जो आपका अल्फा किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं और गामा किरणें हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना, रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा है वो इसका उत्पादन किया जाता है भी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब यहां पे एक शानदार सा बढ़िया सा अपने पास में ऑफर है अभी एप्लीकेशन के ऊपर, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर क्या है, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसके अंदर है वो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। टारगेट है एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी।
और टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी नोट्स है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप है वो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। अब यहां पे देखो भी आपके पास में क्वेश्चन है, बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना है यह आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहां पे देखो भी, यानी आपको पता होना चाहिए जितना यहां पे इसने वेग किसका बताया है, वेग बताया है 300 मीटर पर सेकंड। 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो गोली है वो बाहर निकलती है। गोली का वेग कितना है, 300 मीटर पर सेकंड है। गोली का यहां पे द्रव्यमान कितना है, तो ये 12 ग्राम है, और उसको समय कितना लगता है, तो उसको समय है वो 0.006 सेकंड लगते हैं। सबसे पहले अपन इसमें एक्सीलरेशन त्वरण ज्ञात कर लें भी। ए बराबर क्या हो, क्योंकि आपको पता है भी एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है भी। एफ बराबर यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब ए ज्ञात करना है तो ए क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में टी। अब v क्या है, v आपका अंतिम वेग है, तो उसका वेग कितना है 300 मीटर पर सेकंड है, और u क्या है प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग आपके पास में कितना है भी 0 है, अपॉन में आपके पास में 0.006 हो जाएगा भी। अब यहां से अपन पॉइंट हटाएंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा एक प्रकार से ऊपर 3 जीरो लगेगी भी, तो ये हो जाएगा 2 और 3, और नीचे क्या आपके पास में 6 है, तो ये 5 बार कट जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी, ये आपके पास में 50,000 आ जाएगा भी। 50,000 है वो आपके पास में क्या आ गया, इसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण आ गया। अब त्वरण इतना आ गया आपके पास में, तो यहां से अपन ज्ञात करेंगे क्या आपके पास में द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान आपके पास में है वो 12 ग्राम है। अब द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, तो 0.012 इंटू त्वरण कितना आपके पास में 50,000 है, त्वरण आपके पास में 50,000 है। पॉइंट हटाओगे नीचे आपके पास में 3 जीरो लग जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 0 12 5 60, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 600 न्यूटन है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये यहां पे बल आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आगे क्या, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी ये आपको बताना है। तापीय ऊर्जा है वो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहां पे सबसे पहले देखो भी हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। पहला तो फॉर्मूला आपके पास में ये है। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका H बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में RT, और तीसरा फॉर्मूला हीट का होता है H बराबर होता है आपके पास में VI, H बराबर VIT या फिर IVT, वही की बात है VIT हो जाएगा। अब इसमें से जो भी आपको दे रखा है ना वो फॉर्मूला लगा दो आप। तो यहां से आपके पास में प्रतिरोध है, एम्पियर धारा दे रखी है, तो आपका ये पहला फॉर्मूला लग जाएगा, और इसे अपन एक प्रकार से जूल का तापन नियम भी बोलते हैं एक प्रकार से, ठीक है। अब यहां पे H बराबर आपके पास में क्या है, I स्क्वायर कितना है, तो 0.3 एम्पियर है, 0.3 एम्पियर है, और आपको पता है भी 0.3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.09 हो जाएगा अभी आपके पास है 0.09, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0.09 आ जाएगा, इंटू आर आपके पास में कितना 418 ओम है भी, और इंटू टी समय कितना है, तो 60 सेकंड ले लेंगे, क्योंकि 1 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 सेकंड आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे आपके पास में क्या है 2 जीरो लग जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो भी, तो यहां से आप है वो डायरेक्ट इसको कट करो, डायरेक्ट है वो इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे 418 को 418 इंटू 9 इंटू आप करोगे 6, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो H बराबर में आपके पास में आ जाएगा
22,572 जूल आ जाएगा भाई, 22,572 जूल आ जाएगा। अब सर जी ये तो आपको दे ही नहीं रखा, ये नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये एक चीज पता होनी चाहिए भी, 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है भी, 4.2 जूल होता है भी। 1 कैलोरी बराबर है वो 4 ये आपको कैलोरी में दे रखा है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। और यहां पे अगर अपन इसका मान लेके आए तो ये होता है 4.186 लगभग होता है भी, 4.186 होता है, तो इसको अपन 4.2 मान लेते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर इतना होता है, तो इतना जूल होता है, तो आप ये मान सकते हैं भी 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 जूल बराबर में आपके पास में हो जाएगा 1/4.2। आपको क्या ज्ञात करना है, आपके पास में कितना जूल है, 22,572 जूल है, तो 22,572 का गुणा करवा दो, तो आपको यहां पे 22,572 में भाग देना है 4.2 का, 4.2 का, तो डिवाइड कर दो 4.2 से, तो आपके पास में लगभग मान कितना आ जाएगा, ये लगभग मान है वो आपके पास में आ जाएगा ये। अब इसके अंदर है वो एक नीचे जीरो भी लगी हुई है भी, ये जीरो भी इसमें लगा हुआ है, तो इसका एक पॉइंट ऊपर लगाओ भी, यहां पे 1 दशमलव ऊपर लगाओ भी, 22,000 ये हो जाएगा आपके पास में फिर 2257.2 हो जाएगा भी। यहां पे ये दशमलव लेके आओ इसका, क्योंकि नीचे एक जीरो बचा हुआ है यहां पे, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो आप, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो। अब वो डायरेक्ट 42 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 537 के करीबन आ जाएगा भाई, 537.42 के करीबन आएगा। तो इसके अंदर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 540 कैलोरी है अभी, 540 कैलोरी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कैलोरी के अंदर चेंज हो गया अभी, ये आपका कैलोरी के अंदर है वो चेंज हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी मैग्नीशियम कार्बोनेट आपके पास में MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के अणु होंगे, 21 ग्राम के अंदर है वो मैग्नीशियम के अणु कितने होंगे, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका सबसे पहले द्रव्यमान ज्ञात करो भी, टोटल द्रव्यमान कितना है ये आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है और मैग्नीशियम का द्रव्यमान है, तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान है वो कितना होता है, 24 होता है। कार्बोनेट का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, तो टोटल द्रव्यमान इसका कितना आ गया, तो टोटल द्रव्यमान आपके पास में 84 आ गया। ठीक है, अब यहां से आपके पास में यहां से 1 मोल बराबर, अपन ये बोल सकते हैं 1 मोल बराबर में 84 ग्राम, 1 मोल बराबर में 84 ग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान इसका मास है। अब आप ये बोल सकते हैं ना भी 1 ग्राम बराबर क्या है, 1 ग्राम बराबर में क्या है भी 1 ग्राम बराबर में 1/84 मोल, 1/84 मोल। आपको पता है भी 1 मोल है वो एक प्रकार से अणुओं की संख्या होती है। 1 मोल बराबर अवोगाद्रो संख्या के अंदर है वो अपन ये बोल सकते हैं 6.0223 इंटू 10 की पावर है वो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर है वो 23, ये अवोगाद्रो संख्या होती है भी इसमें। अब यहां पे 1 ग्राम बराबर इतना मोल हो गया, आपको क्या है 21 ग्राम बराबर बताना है, तो 21 ग्राम बराबर बताना है तो 1/84 इंटू 21 हो जाएगा। तो इसमें आप भाग लगाओगे तो आपके पास में 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ने क्या पूछा है, भाई साहब ने पूछा भी मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन इस प्रकार से गलत हो गया भी, इसने ये पूछना था भी मैग्नीशियम कार्बोनेट के 21 ग्राम में मैग्नीशियम कार्बोनेट की अणुओं की संख्या बतानी है। तो यहां पे भी मैग्नीशियम कार्बोनेट आता भी, मैग्नीशियम कार्बोनेट आता, यहां पे इसने कार्बोनेट नहीं लगाया अभी, इसीलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या 0.25 हो जाएगी इसमें। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। अब समूह 17 को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन, हेलोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन परिवार बोला जाता है इसको। ठीक है, अब यहां से अपन बात करते हैं भी 17 नंबर ग्रुप के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। फिर कल बार आई आंटी, फिर कल बार आई आंटी, ये होता है भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इसके अंदर आर्गन है ना, आपका आर्गन 18 नंबर पे आता है। ठीक है, तो आर्गन है वो आपका इस 17 नंबर ग्रुप के अंदर नहीं आता। आर्गन है वो आपकी एक निष्क्रिय गैस है और ये आपकी 18 नंबर ग्रुप के अंदर आती है।
18 नंबर ग्रुप के अंदर आती है। और 18 नंबर ग्रुप में कौन कौन आते हैं? हे नेता और करोड़पति, हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे, सब जीवित रहे। ये आपके पास में जो निष्क्रिय गैसें होती है, जिन्होंने एक प्रकार से अष्टक पूर्ण कर लिया है, वो सारी की सारी 18 नंबर ग्रुप के अंदर आती है। भी तो आर्गन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई आर्गन है वो 17 नंबर ग्रुप में नहीं आता। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें 17 नंबर ग्रुप की यहाँ पे संयोजकता कितनी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे भी, ठीक है ना। मैंने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रखा है, नोट्स के अंदर रिवीजन करवा रखा है। तो 17 नंबर ग्रुप का जो संयोजकता होती है वो कितनी है ये आपको बतानी है। देखो भी इसमें अगला क्वेश्चन है, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। तांबा जस्ते के साथ में कांसा बनाना, आपको कांसा बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो तांबा, तो इसके अंदर तांबा और जस्ते के साथ कांसा बनाने के लिए याद रखना, इसमें कांसा बनाना है ना, आपको कांसा बनाना है तो तांबा और टिन का यूज किया जाता है। तांबा प्लस में टिन का यूज किया जाता है। यहाँ पे जस्ता कैसे आ गया? तांबा टिन ये दो ही मिलाए जाते हैं कांसा बनाने के लिए। और पित्तल बनाने के लिए, पित्तल है जिसका पित्तल बनाने के लिए यहाँ पे पिताज, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो इसमें पी से बन जाएगा आपका पित्तल और ता से बन जाएगा तांबा। इसमें क्या बनाना पड़ेगा आपको? तांबा प्लस में जय से बन जाएगा जस्ता। तो इसमें आपका पित्तल बनाने के लिए तांबा और जस्ते को मिक्सचर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन भी पूछा गया भी, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको क्या क्या मिलाना पड़ेगा? तो लोहे के साथ में लोहा, क्रोमियम और प्लस में निकल है वो मिलाया जाता है। तो यहां पे याद रखना, लोहा, क्रोमियम और निकल है वो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो टिन हो जाएगा भी। तांबे के साथ में टिन मिलाया जाता है भी, ठीक है, तभी कांसा बनता है भी। और पिताज यानी पित्तल है वो तांबा और जस्ता से बन जाएगा। स्टेनलेस स्टील है वो लोहा, क्रोमियम और निकल को मिलाने से बनता है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी 30 केजी भार की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा कितनी है? आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। तो यहां पे आपके पास में सबसे पहले है वो अपन यही निकालते हैं भी 1/2 आपके पास में है ही, इंटू m द्रव्यमान कितना है? 30 केजी है। तो ये लो 30 केजी आ गया, इंटू आपके पास में वेग कितना है? तो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट 25 लिख दूं मैं यहाँ पे। तो 2 से ये 15 बार कट हो जाएगा भाई। और 15 5 75 का 5 कैंसिल 7 और 15 2 30 और 7 37 यानी 375 जूल आ जाएगा भाई। गतिज ऊर्जा को जूल में मापा जाता है 375 जूल, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है भी। यानी एक्वारेजिया है वो क्या करता है? ये सोना है, चांदी है, उसको गलाने का कार्य करता है। सोना और चांदी को गलाने का कार्य कौन करता है? तो ये आपका एक्वारेजिया करता है। इतना पावर होता है इसमें। अब इसमें HCl और अनुपात HNO3, HCl और HNO3 का जो रेशियो है वो आपके पास में कितना होना चाहिए? तो 3 तो अणु आपके पास में क्या है? HCl के होने चाहिए, और 1 अणु है वो आपके पास में क्या है? HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का होना चाहिए। तब जाकर के क्या बन जाता है? ये एक्वारेजिया बन जाता है भी, एक्वारेजिया बन जाता है। ये चीज ध्यान में रखना भी। तो यहां पे सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल पूछा इसने, तो नाइट्रिक अम्ल का पूछा तो इसमें 1:3 आ जाएगा फिर, क्योंकि पहले नाइट्रिक अम्ल है तो नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है। तो ये आपके पास 1:3 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना किया जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है ये आपको बतानी है। देखो भी, तरंग दैर्ध्य को अपन किस में लिखते हैं?
तरंग दैर्ध्य को अपन लैम्डा के अंदर लिखते हैं। तरंग दैर्ध्य है उसको अपन लैम्डा के अंदर शो करते हैं, और तरंग दैर्ध्य बराबर होता है 1/आवर्ती, 1/आवर्ती होता है। अब याद रखना तरंग दैर्ध्य है वो 1/आवर्ती का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप तरंग दैर्ध्य को बढ़ाओगे तो आवर्ती घट जाएगी, आवर्ती को बढ़ाओगे तो तरंग दैर्ध्य है वो आपकी घट जाएगी। तो इसमें क्या बोला इसने बोला भी यदि किसी तरंग की आवर्ती को दोगुना किया जाता है, तो तरंग की आवर्ती को दोगुना किया जाता है, तो अगर ये दुगनी होगी, तरंग की आवर्ती दुगनी होगी, तो आपका ये जो तरंग दैर्ध्य है वो आधा हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य है वो आधा हो जाएगा। तो यहां पे इसने ये बोला भी तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो तरंग दैर्ध्य है वो मूल की आधी हो जाएगी, जो पहले था उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा ये आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है। तो याद रखना द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता भी, द्रव्यमान आप वस्तु को कहीं पे भी लेके चले जाओ, द्रव्यमान है वो नॉट चेंज। द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 10 केजी है तो आपका चंद्रमा पे भी 10 केजी रहेगा, सूर्य पे भी 10 केजी रहेगा, कहीं पे भी चले जाना आप 10 केजी ही रहेगा, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखो भी W वेट बराबर क्या होता है, mg होता है भी, वेट बराबर वजन बराबर क्या होता है, mg। अब W बराबर में m कितना है आपके पास में, m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना 10, और गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मानते हुए अप्रोक्सीमेटली 9.8, तो आपके पास में W बराबर कितना आ जाएगा, 98 न्यूटन। 98 न्यूटन है वो आपके पास में वजन आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या 56, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। आपको पता है भी आवर्त सारणी को हमने जब पढ़ा था उसमें हमने आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया था। भी कितने ब्लॉक है, 4, कौन कौन से, तो S, P, D और F, ये 4 ब्लॉक अभी आपके पास में। S ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये पता होना चाहिए। S ब्लॉक में आपका कौन कौन सा ग्रुप आता है, पहला और दूसरा ग्रुप आता है। भी पहला और दूसरा ग्रुप है वो S ब्लॉक में आता है। P ब्लॉक में आपका कौन सा आता है, 13 से लेकर के 13 भी काउंट है इसमें, 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक P ब्लॉक में आता है। और उसके बाद में D ब्लॉक में कौन आता है, तो D ब्लॉक में आपका है वो 3 से लेकर के और 12 तक, 3 भी इसमें साथ में काउंट है भी, ठीक है, और 12 भी इसमें काउंट है। और उसके बाद में F ब्लॉक, F ब्लॉक के अंदर है वो जो आपके लेंथेनोइड है, जो आपके 28 तत्व आते हैं लेंथेनोइड और एक्टिनोइड, ठीक है ना, वो आ जाएंगे। नीचे नीचे आवर्त सारणी के अंदर होते हैं ना, नीचे नीचे 2 ब्लॉक बने हुए हैं आपके अलग से, जो कि 57 से 58 से और आपका 71 तक होता है, और ये आपका 90 से 103 तक होता है भी, ठीक है, दोनों काउंट है इसके अंदर, 90 और 58 दोनों काउंट है इसमें। तो यहां पे ये टोटल कितने होते हैं, 28 तत्व होते हैं भी। अब देखो अब यहां पे 56 परमाणु क्रमांक 56 है, आपको यह भी पता होना चाहिए भी पहली आवर्त के अंदर, पहला आवर्त कितने है भी आपके आवर्त सारणी में, 7 आवर्त है सर जी। तो ये देखो मैं यहां पे आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। 7 आवर्त है, पहले आवर्त में कितने तत्व है, 2 है, ठीक है, याद रखना पहले आवर्त में 2 ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त के अंदर वो 8 तत्व है, तीसरे आवर्त में भी कितने हैं, 8 तत्व है, चौथे आवर्त में कितने हैं, 18 तत्व है, पांचवें आवर्त में कितने हैं, 18 तत्व है, छठे आवर्त में कितने तत्व है, 32 तत्व है, और 7वें आवर्त में कितने तत्व है, 32 तत्व है। ठीक है, मैंने याद कर रखे हैं, आपको भी याद करना है, 2 8 8 18 18 32 32 इस प्रकार से। अब देखो भी जैसे ही आप क्या है 2 से यानी पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हो तो आप क्या करोगे, उसमें 2 जोड़ दोगे, फिर दूसरे से तीसरे में जाओगे तो 8 जोड़ दोगे, तीसरे से चौथे आवर्त में जाओगे तो फिर 8 जोड़ दोगे। जैसे यहां पे अपन बात करते हैं भी पहले ही मैं कक्षा उठाता हूं, पहली कक्षा के अंदर है पहला आपका जो ग्रुप है उसमें कौन सा है, हाइड्रोजन आता है भी, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या आता है, हाइड्रोजन लिथियम, उसके बाद में हाइड्रोजन लिथियम यानी हैली ना ने की रब से फरियाद, ये आते हैं तत्व इसमें। अब इनकी नंबरिंग आपको पता नहीं है, नंबरिंग देखो कैसे निकालेंगे भी। आपका हाइड्रोजन आता है 1 पे, अब क्या है पहला ग्रुप में आता है, ये आपका पहले आवर्त में आता है, पहले आवर्त में आता है तो दूसरे आवर्त में जाएंगे तो 2 जोड़ने पड़ेंगे भी, क्योंकि 2 तत्व आपके क्या है पहले आवर्त में है, तो 2 जोड़ेंगे तो इसकी नंबरिंग कितनी हो जाएगी 3। अब
जैसे ही लिथियम से अपन क्या है आगे वाले आउट में तीसरे आउट में जाएंगे, तो तीसरे आउट में जाने के लिए आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3 में 8 जोड़ेंगे तो ये इसकी नंबरिंग 11 होगी। उसके बाद में वापस 8 जोड़ना पड़ेगा भी, क्योंकि 3 से जब 4 में जाते हो तो भी आपको 8 जोड़ना है। 8 जोड़ोगे तो ये आपका पोटेशियम है वो 19 पे आ गया भी। अब आप 18 जोड़ोगे, इसमें 18 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 37। तो आपका रुबिडियम है वो 37 पे आ जाएगा। सीजियम है वो आप 18 जोड़ोगे, इसमें 18 जोड़ोगे तो ये आपके पास में किस में चला जाएगा भाई, तो ये चला जाएगा आपका 37 और 18, ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, 55 आ जाएगा भाई। अब देखो भाई ये क्या है, 56 है, ये आपका क्या है 56वां तत्व है। 56वां तत्व है तो आप कहां पे चलते हो, सीजियम से इस प्रकार से चलोगे आगे, सीजियम से आगे तो ये 56वां तत्व आ जाएगा। 56वां तत्व है वो कौन से में आता है, तो आपके 2 नंबर ग्रुप में आ जाएगा। जस्ट इसके आगे वाला कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 2 नंबर ग्रुप होगा। तो आपका यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ग्रुप। और 2 नंबर जो ग्रुप है वो किस में आता है, अभी मैंने आपको बताया भी एस ब्लॉक के अंदर पहला और दूसरा, पहले तत्वों को अपन बोलते हैं क्षार धातु। पहले ग्रुप को क्षार धातु बोलते हैं और दूसरे को क्षार मृदा धातु बोलते हुए क्षार मृदा धातु कहा जाता है। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, तो ये आपका एस ब्लॉक हो जाएगा। एस ब्लॉक है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस ब्लॉक के अंदर है वो 56 नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो तत्व आता है। चीजें समझ में आ गई, तो इससे ये चीजें अगर आप याद कर लेते हो तो सभी का परमाणु क्रमांक भी आपको याद हो जाता है। 2 8 8 18 18 32 32, यानी दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो 8 जोड़ दो, तीसरे से चौथे में जाएंगे फिर 8 जोड़ दो, चौथे से 5वें में जाएंगे तो 18 जोड़ दो, 5वें से 6ठे में जाएंगे 18 जोड़ दो, 6ठे से 7वें में जाएंगे तो 32 जोड़ दो। इस प्रकार से आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को क्या कहा जाता है, कौन सा ईंधन कहते हैं, यानी लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इस चीज को, तो उसे अपन बोलते हैं जीवाश्म। जीवाश्म के रूप में हमें क्या मिलता है, कोयला है वो जीवाश्म के रूप में मिलता है भी, ठीक है। और पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम है वो भी क्या है आपका जीवाश्म के रूप में मिलता है। फिर पेट्रोलियम से आगे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये अलग करते हैं। तो पृथ्वी के नीचे सतह से निर्मित ईंधन को अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोला जाता है भी। तो जीवाश्म के अंतर्गत है वो सारा सब कुछ आ जाता है, कोयला भी आ जाता है, प्राकृतिक गैस है वो भी जीवाश्म में ही आ जाती है। जो आपकी प्राकृतिक गैस है वो भी किस में आ जाती है, तो ये आपकी जीवाश्म के अंतर्गत ही आती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है भी पारे का एसिड क्या है, पारे का एसिड क्या है, तो यहां पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये चीज ध्यान में रखना, हेमेटाइट मैग्नेटाइट और सिडेराइट है, ये आपके लोहे के एसिड है भी, ये लोहे के एसिड हो जाएंगे, ठीक है। और आपका बॉक्साइट है, ये आपका मैग्नीशियम का, बॉक्साइट है ये आपका एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का एसिड हो जाएगा। और शून्य बार है जो आपका पारे का एसिड हो जाएगा, पारे का एसिड हो जाएगा। और एक प्रकार से कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला कौन है, तो ये पारा ही है अभी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। शून्य बार है वो किसका एसिड है, तो पारे का एसिड है। आगे देखो भी नेक्स्ट देखिएगा, इसको अपन क्या लिखते हैं, HGS लिखते हैं भी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग है, वो सुगंध संकेतक। अब देखो भी एक तो अपने पास में होता है भी आप सुगंध के द्वारा है वो पहचान सकते हो भी ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है। दूसरा है वो आप एक प्रकार से जो आपके पास में लिटमस पेपर होता है, जो आपके पास में लिटमस स्केल एक प्रकार से लिटमस होता है या फिर पीएच स्केल होता है, उससे है वो आप है वो जांच कर सकते हो भी इस विलियन का पीएच मान कैसे आता है। अब सुगंध संकेतक बताना आपको, सुगंध के द्वारा आप पहचान सको ऐसा कौन सा है, तो फिटकरी होता है ना, ये द्विक लवण है अभी, द्विक लवण है, ये चीज ध्यान में रखना, ये द्विक लवण है। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। द्विक लवण कैसे है, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस, Al2SO4 की थ्राइस, ये Al2 है भी, Al2SO4 की थ्राइस। यहां पे इसका फॉर्मूला वैसे पूछा तो नहीं गया लेकिन याद रखना भी, K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस और 24 H2O,
24 जल के अणु है। ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है। द्विक लवण का मतलब होता है 2 लवण होते हैं इसमें, एक तो पोटेशियम सल्फेट हो गया, एक आपके पास में एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, द्विक लवण है, K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस चॉइस H2O। उसके बाद में आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, खट्टी चीजों में पाया जाता है, तो आंवले में सबसे ज्यादा है वो विटामिन सी पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद में वनीला है, ये एक प्रकार से क्या है, सुगंध संकेतक है, जिससे आप है वो एक प्रकार से इसे अपन घ्राण संकेतक भी बोल सकते हैं। घ्राण संकेतक जिसकी सुगंध से है वो आप अंदाजा लगा सकते हो भी ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो वो एक प्रकार से वनीला हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। मैंने जब बायोलॉजी के नोट्स का रिवीजन करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था भी इसकी एक ट्रिक होती है, और ये भी बोला था भी ग्रुप डी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट ऑप्शन देगा आपको, एग्जांपल देगा और उसको पूछेगा भी ये ब्रायोफाइटा है या फिर टेरिडोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा की एक ट्रिक बताई थी मैंने भी, सोनिया, याद रखना, सोनिया जुआ की रिस्क ले, जुआ की रिस्क ले और स्पेरिया मार, ये मैंने ट्रिक बताई थी। सोनिया कोई इंसान है, उस आदमी है, उसको बोल रहा है भी सोनिया तो जुआ की तो रिस्क ले और स्पेरिये को मार, तो सोनिया से बन जाएगा डाउ सोनिया, सोनिया से क्या बनेगा, डाउ सोनिया किसका एग्जांपल है, तो ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। जुआ से बन जाएगा जुआ पसीस, ठीक है, और रिस्क से बन जाएगा रिस्किया बन जाएगा, और स्पेरिया से बन जाएगा स्पेगनम, और इससे एक दूसरा सै से तो बन जाएगा स्पेगनम, और फै से बन जाएगा फ्यूनेरिया, फै से फुनेरिया बोल दो या फिर फुनेरिया, और मार से बन जाएगा मार्केंसिया, ठीक है, ये मार्केंसिया बन जाएगा भी। तो ये किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। सोनिया जुओ की रिस्क ले स्पेरिया मार। उसके बाद में इसमें देखो भी कारा नहीं आया, तो कारा है वो आपका क्या है, ब्रायोफाइटा का एग्जांपल नहीं है भी, कारा है वो ब्रायोफाइटा का एग्जांपल नहीं है। और एक मैंने आपको टेरिडोफाइटा का भी आप यहां पे ट्रिक देख लो भी। टेरिडोफाइटा की ट्रिक होती है भी मासी सिले एक सीट तेरी, ये है। मासी से बन जाएगा मार्सिलिया, मासी से क्या बन जाएगा, मार्सिलिया और सिलिया, ये ठीक है। और सिले से बन जाएगा सिले जिनेला, और इक सीट से बन जाएगा इक्विसिटम, और टेरी से बन जाएगा टेरिडियम। ये किस में आते हैं, तो ये आपके टेरिडोफाइटा के एग्जांपल है भी, मार्सिलिया, सिनेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिडियम, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारा है वो ब्रायोफाइटा का एग्जांपल नहीं है अभी। आगे देखो भी, तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।